अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एनालिटिक कंटिन्यूएशन, ठीक है। इसी का हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल बाउंड्री। नेचुरल बाउंड्री की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि इफ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड हैज ऑल सिंगुलैरिटीज ऑन अ बाउंड्री ऑफ द रीजन, ठीक है, यानी एक फंक्शन की जो तमाम की तमाम सिंगुलैरिटीज हैं वो अगर रीजन या हम डोमेन कह सकते हैं कि डोमेन की बाउंड्री पे हो, and the function cannot be extended analytically beyond the boundary of the region, ठीक है। और उस फंक्शन को हम उस बाउंड्री यानी वो जो हमारे पास रीजन है उस डोमेन के बाहर हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। कैन नॉट बी एक्सटेंडेड एनालिटिकली, यानी हम उसकी जो एनालिटिक कंटिन्यूएशन है वो उसकी हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। फंक्शन की हमारे पास अगर ये दो प्रॉपर्टीज हों देन वी से दैट द बाउंड्री इज नेचुरल बाउंड्री, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहली प्रॉपर्टी है कि सिंगुलैरिटीज हमारे पास डोमेन की बाउंड्री पे लाई करें, ठीक है। सिंगुलैरिटीज हमारे पास डोमेन की बाउंड्री पे लाई करें। और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि उस फंक्शन को हम उस बाउंड्री के बाहर एनालिटिकली एक्सटेंड ना कर सकें, यानी उस बाउंड्री के बाहर हम उसकी कोई एनालिटिक कंटिन्यूएशन फाइंड नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं कि ये इसकी नेचुरल बाउंड्री है, ठीक है। हम एक एग्जांपल करते हैं इसकी। ये एक एग्जांपल है द पावर सीरीज z प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस जेड क्यूब डिवाइड बाई 3 एंड अयोटा पाई माइनस जेड माइनस 2 प्लस 1 बाई 2 जेड माइनस 2 अप टू सो ऑन, ये ठीक है। हैव नो कॉमन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। नो कॉमन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास असल में इसका यही मतलब है कि दे आर नॉट द एनालिटिक कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम फंक्शन, क्योंकि कॉमन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा और उसमें फंक्शन की वैल्यूज अगर सेम हो कॉमन रीजन में तो हम कहते हैं कि वो क्या है, एक दूसरे की एनालिटिक कंटिन्यूएशन है। तो नो कॉमन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यानी हमने प्रूफ ये करना है कि इसकी जो बाउंड्री होगी क्या वो नेचुरल बाउंड्री होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो अगर वो नेचुरल बाउंड्री होगी इसका मतलब है कि इसको ये जो फंक्शन है उसको हम इसके बाहर एक्सटेंड नहीं कर सकते, उस रीजन के बाहर एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो कंसीडर हमने किया है जो फर्स्ट सीरीज है उसको वो है z प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास फार्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस जेड। वो जो मैंने कहा था कि आप लोगों ने कुछ फार्मूलाज याद रखने होंगे तो उसमें आप लोगों ने एक ये वाला भी याद रख लेना है कि लॉग ऑफ 1 माइनस जेड, लॉग ऑफ 1 माइनस जेड हमारे पास इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है माइनस जेड माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 3 अप टू सो ऑन, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो है वो साइन प्लस का है तो यहाँ पे, ठीक है, फार्मूले में तो हम यहाँ पे बाहर अगर माइनस लगा दें तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा और ये अंदर मल्टीप्लाई होकर सारों से माइनस वो जो है वो प्लस हो जाएगा। यानी कि हमारे पास ये जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास जो सीरीज वो हमारे पास किसकी सीरीज है, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस जेड की सीरीज है, ठीक है। और इसका अगर हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करें तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास इसका होगा z इज इक्वल टू सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, सॉरी सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस इसका होगा z मॉड इज इक्वल टू 1, ये इसका सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। जब आपने लॉग का सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना होता है तो वो आप इस तरह से फाइंड करते होते हैं, लॉग ऑफ, इसका जनरल फार्मूला होता है वो ये होता है कि लॉग ऑफ r प्लस z माइनस ए, r प्लस z माइनस ए, ये अगर हमारे पास इस तरह की सीरीज है, ठीक है, इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो उसका जो सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो होगा z माइनस ए इज इक्वल टू r, ठीक है। ये इसका असल में सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस होता है इस सीरीज का, ये हमने वैल्यू असल में यूज करनी है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें ये जो हमें पहली सीरीज गिवन है उसमें अगर हम देखें तो जो हमारे पास
आर है वो 1 है, ये है, ठीक है। और हमारे पास क्योंकि z के साथ आगे कुछ नहीं है, z माइनस ए है, वहाँ पे z के साथ आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि a की जगह क्या है, 0 है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0 आ गई है। तो इसमें जब हम पुट करेंगे z माइनस 0, z माइनस 0 हो जाएगा तो उसको z मोड कहेंगे, और r क्योंकि हमारे पास 1 है तो z मोड इज इक्वल टू 1। ये इसका सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। ये सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस हो गया है। एंड इट्स सर्कल, इसकी जो एक सिंगुलैरिटी है फंक्शन की, हमने पहले भी फाइंड कर चुके हैं हम कि सिंगुलैरिटी हमारे पास लॉग हमारे पास अनडिफाइंड तब होता है जब ये वैल्यू इसकी 0 हो जाए, और इसको जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी इसकी सिंगुलैरिटी हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब यही सारा कुछ हम दूसरी सीरीज के लिए करते हैं। इस सीरीज के लिए तो हमारे पास सारा कुछ आ गया, ये इसका फार्मूला आया है, ठीक है, लॉग माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस z, और ये इसका सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस आया है, और ये इसकी सिंगुलैरिटी है। सिंगुलैरिटी हमारे पास इसकी बाउंड्री पे ही होगी। अब दूसरी सीरीज को देखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी सीरीज गिवन है अयोटा पाई माइनस z माइनस 2 प्लस 1/2 z माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। ये जो अयोटा पाई है इसको तो हम अयोटा पाई ही लिख लेते हैं। अगर हम आगे देखें तो ये माइनस जब हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ये जो माइनस हम कॉमन ले लें, अगर इसमें से यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, आगे जो है वो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। और ये अगर हम देखें तो ये अंदर किस चीज़ का फार्मूला बना है, अंदर फार्मूला बना है ये वाला, ठीक है। माइनस कॉमन निकालने के बाद ये फार्मूला बना है लॉग ऑफ 1 प्लस z का, और z की जगह यहाँ पे क्या है, z माइनस 2 है, तो ये फार्मूला बन जाएगा log ऑफ 1 प्लस z माइनस 2, ठीक है। ये हमारे पास बन गया है। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसका सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस अगर फाइंड करना है तो हमारे पास r की जगह है 1 और z माइनस a था, तो a की जगह यहाँ पे क्या है, 2 है। तो हम कह सकते हैं कि इसका सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस होता है z माइनस a मॉड इज इक्वल टू r, ठीक है। तो a यहाँ पे 2 है तो z माइनस 2 मॉड इज इक्वल टू r, हमारे पास 1 है तो 1 हो जाएगा, ये इसका सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा, ठीक है। और अब हमने क्या करना है कि हमने अब ये जो नई सीरीज हमारे पास आई है, हमने अगर देखना है कि क्या ये दोनों सेम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इस सीरीज़ को। अगर हम इसको ये देखें, जो हमारे पास थी वो फंक्शन है, सीरीज़ है, वो है अयोटा पाई माइनस लॉग 1 प्लस z माइनस 2, ये है। तो इसको अगर हम ये 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं अयोटा पाई माइनस लॉग ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू, अयोटा पाई को इसी तरह लिख देते हैं। और यहाँ पे अगर हम यहाँ से अगर हम माइनस 1 कॉमन निकालें तो ये माइनस 1 बाहर चला जाएगा और अंदर हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 1 माइनस z, ठीक है। z के साथ क्योंकि प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस 1 के साथ माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अयोटा पाई माइनस लॉग ऑफ माइनस 1 माइनस z, ठीक है, यहाँ पे माइनस 1, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे ये माइनस 1 और 1 माइनस z आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम लॉग अलग अलग लगाएंगे तो वो प्लस हो जाती हैं, ठीक है। हमने क्या किया, नेक्स्ट टर्म में लॉग को अलग अलग लगाया है दोनों पे, और लॉग को जब अलग अलग लगाएंगे तो वो प्लस हो जाएंगी, और ये जो माइनस है वो जब फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस को माइनस कर देगा, तो यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। अब log ऑफ माइनस 1 को अगर हम फाइंड करें तो वो फाइंड करना आप लोगों को आता है। log ऑफ माइनस 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, log ऑफ माइनस 1 आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट फाइंड करें तो आपको पता है कि log ऑफ माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा नेचुरल log ऑफ माइनस 1 का मॉड, ठीक है, और प्लस इसका आर्ग्यूमेंट अयोटा, इसका थीटा, और माइनस 1 हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होता है जहाँ पे एंगल क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। और नेचुरल लॉग ऑफ ये माइनस 1 का मॉड 1 हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी अयोटा पाई, ठीक है। आप डायरेक्ट इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी जगह हम ये जो लॉग ऑफ माइनस 1 है इसकी जगह हमने लिख दिया अयोटा
पाई और बाकी वैल्यू इसी तरह से नीचे आ जाएगी। ये माइनस और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास वैल्यू रह जाएगी माइनस log 1 माइनस z। ये तो बिल्कुल वही फंक्शन आया है जो हमारे पास पहली सीरीज़ के लिए फंक्शन आया था, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया है कि ये दोनों फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग डोमेन्स में एक ही ये जो दोनों सीरीज़ हैं ये एक ही फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस में, ठीक है। एक ही फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस इसका डिफरेंट है। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस को अगर हम ड्रा करें तो एक का सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास z mod इज इक्वल टू 1 था, तो वो ये हमारे पास हो जाएगा। और दूसरा सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास है z माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। जो z mod इज इक्वल टू 1 है उसका मतलब होता है कि सर्कल जिसका सेंटर हमारे पास 0 है और रेडियस उसका 1 है, ठीक है, यानी यूनिट सर्कल। तो ये हमने सेंटर ले लिया 0 और रेडियस हमने 1 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना ये वाला 1 है, तो ये हमने 1 ले लिया और ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। दूसरा हमारे पास सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस जो है z माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इसमें अगर हम देखें तो इसका सेंटर जो है वो 2 है, सेंटर क्या है 2 है। ये वाला पॉइंट असल में z माइनस के बाद जो होता है वो सेंटर होता है, ये सेंटर है और 1 इसका रेडियस है, तो सेंटर 2 पे होगा। यहाँ पे हमने 2 पे सेंटर ले लिया और इसका भी रेडियस 1 होगा, तो 2 से लेकर 3 तक जो है वो 1 यूनिट बनता है, ठीक है, यहाँ तक। और 2 से लेकर 1 तक भी 1 यूनिट बनता है। तो यानी इसका सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस अगर हम ड्रा करें तो ये हमारे पास का रेडियस हो जाएगा और ये सर्कल इन्होंने ड्रा किया हुआ है, ठीक है। और ये सर्कल को अगर आप देखें तो ये एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रही हैं। एक्सटर्नली जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या टच कर रही हैं तो इसका मतलब है कि इसमें वो कॉमन पोर्शन नहीं है। जो एनालिटिक कंटिन्यूएशन की डेफिनेशन में हमने एक कॉमन पोर्शन डिफाइन किया था ना, वो वाला इसमें नहीं है। तो दूसरी जो कंडीशन है कॉमन पोर्शन वाली, वो क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम कहेंगे कि ये एनालिटिक कंटिन्यूएशन नहीं है इसकी, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई भी है कि हमारे पास द 2 पावर सीरीज represents the same function in the domain z mod is less than 1 and z minus 2 is less than 1 and have no region in common, ठीक है। और हमारे पास इसका मतलब है कि इसमें क्या है, कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दे आर नॉट एनालिटिक कंटिन्यूएशन ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया एक इसका फंक्शन, एक एग्जांपल हो गई है। दूसरी हमारे पास ये एक एग्जांपल है नीचे, prove that f1 of z is equals to 0 up to infinity 1 plus t e raised to power minus zt dt is convergent for real of z greater than 0. Find the analytic continuation of f1 of z into the left half plane, यानी रियल ऑफ z लेफ्ट हाफ प्लेन हमारे पास कौन सी होती है, ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट हाफ प्लेन है, ठीक है। लेफ्ट हाफ प्लेन में असल में क्या होता है कि जो x की वैल्यूज़ होती है ना, लेफ्ट हाफ प्लेन हमारे पास ये वाली साइड है, तो इस साइड पे क्या होता है x की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। तो हम कह सकते होते हैं एक्स एक्सिस, x को हम क्या कहते होते हैं, अगर x प्लस वाई आयोटा हमारे पास क्या हो, कम्प्लेक्स नंबर हो, तो ये हमारे पास रियल होता है, ठीक है, रियल पार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हाफ प्लेन है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रियल ऑफ z इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो हमने बेसिकली इस f1 फंक्शन की डायरेक्ट एनालिटिक कंटिन्यूएशन फाइंड करनी है। फंक्शन हमें गिवन है ये f1 of z इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 अप टू इन्फिनिटी 1 प्लस t e रेज़ टू पावर माइनस zt dt, ठीक है। ये हमें फंक्शन गिवन है। इंटीग्रेटिंग 1 बाय पार्ट्स वी गेट, इसको हमने सिंपल बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन कर लिए, ठीक है। इंटीग्रेशन आप लोगों को करनी आती है, इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट्स लगाएंगे t इज इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी। जब ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास हमारे पास ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। लिमिट्स भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन है सिंपल, ये हमारे पास ये पार्ट आ जाएगा। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है ये सिर्फ z इज इक्वल टू 0 पे इसकी सिंगुलैरिटी है, बाकी इसकी सिंगुलैरिटी इसकी कहीं भी नहीं है, ठीक है। इसकी सिंगुलैरिटी z इज इक्वल टू 0 है, बाकी इसकी कहीं भी जो है सिंगुलैरिटी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है ये हमारे पास रियल ऑफ z अगर हम ग्रेटर देन रखें, ठीक है, अगर हम रियल ऑफ z ग्रेटर देन 0 रखें तो फिर भी ये हमारे पास क्या होगा, एनालिटिक होगा इस पे भी,
ठीक है। इक्वल्स टू 0 पे ये नहीं एनालिटिक होगा ना, ग्रेटर देन 0 के लिए भी एनालिटिक होगा और लेस देन 0 के लिए भी ये एनालिटिक होगा, ठीक है। तो f2 ऑफ z, अगर हम एक और फंक्शन ले लें f2 ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस 1 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर, यही फंक्शन हमने लिया है, ठीक है। इज एनालिटिक इन द होल कम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट एट ओरिजिन, वही बात कही हुई है कि सिर्फ z इज इक्वल टू 0 के लिए जो है वो एनालिटिक नहीं है, इसकी सिंगुलैरिटी होगी वहाँ पे, बाकी सारे प्लेन के लिए ये क्या है, एनालिटिक है। Thus f2 of z is analytic continuation of f1 of z into the left half plane, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि f2 of z is the analytic continuation of f1 of z, ठीक है। तो ये जो f2 of z है इसी को हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एनालिटिक कंटिन्यूएशन है जो क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन गिवन है इसकी, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो नेचुरल बाउंड्री वाले क्वेश्चंस हैं उसके बाद, ठीक है, नेचुरल बाउंड्री की आपने डेफिनेशन कर लेनी है और ये जो एनालिटिक वाले क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने इस तरह से देख लेने हैं, ठीक है।